हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल विकेश सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हिंदी साहित्य यानी कि कौन कौन सा रचनाओं को कौन कौन सा कवि ने रचा है, इसका पूरा बताएंगे और कौन सा काल में रचा गया है ये बताने वाले हैं। यदि इतना कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोगों का बिहार पुलिस के एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ये आप निश्चित रख लीजिए कि आपसे हर एक काल से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको आप लोग देखकर याद कर लीजिए और ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखते देखते आप बात सुनकर ही याद हो जाएगा, इसलिए कि आप लोग को इंटरेस्टिंग तरीका से बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आप लोग हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला हो गया आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल भी बोला जाता है, और ये इसका समय काल कब से कब तक रहा दोस्तों? तो 1000 से 1350 ईस्वी तक आदिकाल का समय काल रहा। ओके, इसके बाद इसका भक्ति काल में बांटा गया, इसको भक्ति काल माना गया। इसके बाद के समय को भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका समय काल क्या रहा? 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। इसके बाद अगला नाम रखा गया, अगला काल को रीतिकाल, रीतिकाल को रखा गया। रीतिकाल का और एक नाम से बोला जाता है उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल बोला जाता है। और इसका समय काल कब से कब तक रहा दोस्तों? ये 1650 से 1850 ईस्वी तक ये रहा। उसके बाद दोस्तों आ गया आधुनिक काल, यानी कि इसको कहा जाता है गद्य काल, यानी कि मॉडर्न टाइम बोला जाता है। मॉडर्न हम लोग सिविलाइजेशन बोलते हैं उसको। कब से कब तक? 1850 से लेकर अभी तक यही चल रहा है आधुनिक काल दोस्तों। तो आधुनिक काल बहुत बड़ा टर्म में चल रहा है, एक एक करके आप लोग बता देंगे। तो अब आइए जानते हैं हम लोग। देखिए, शुरू से एक एक करके पढ़ा रहे हैं आप लोग को। देखिए, आदिकाल, यदि आदिकाल का समय काल पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं, या ये दे देगा कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आप लोग तुरंत याद रहेगा तो मारिएगा आदिकाल की रचनाएं है। अब देखिए, या आदिकाल के जगह पर ऑप्शन में दिया रहेगा वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल मार सकते हैं दोस्तों। या इस आदिकाल कब से कब तक रहा, तो ये बता सकते हैं 1000 से 1350 ईस्वी तक। कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो इससे आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, पृथ्वीराज रासो का ये भी पूछ सकता है कि कौन सा कवि रचे हैं इसको, तो देखिए कि चंद बरदाई ने रचे हैं। ओके, या परमाल रासो कौन सा कवि रचे हैं, तो जगनीक रचे हैं, जगनीक। और विसलम देव रासो को कौन सा कवि रचे हैं, तो नरपति नालट ने रचा है। और खुमान रासो कौन सा रचा है, दलपति विजय। और खुसरो की पहलिया कौन रचे हैं, अमीर खुसरो। इनका नाम ही खुसरो से जुड़ा हुआ है, तुरंत आप पकड़ लीजिए। खुसरो है तो खुसरो मार दीजिएगा, अमीर खुसरो। और पदावली को कौन सा कवि रचे हैं, तो विद्यापति ने इनको रचे हैं दोस्तों। आप लोग आदिकाल का ये बहुत सारा है, लेकिन आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि यदि इतना कर लीजिए तो आपका कंफर्म 1 नंबर हो ही जाएगा। देखिए, अब आप लोग को भक्ति काल करा रहे हैं, भक्ति काल की रचनाएं और उसका कवि कौन कौन रचे हैं उसका डिटेल बता रहे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, भाई जानते हैं भक्ति काल। देखिए, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता था, और इसका समय काल क्या रहा था, 1350 से 1650 ईस्वी तक। अब आइए इसका पूरा इसको देखते हैं कि देखिए, भक्ति काल को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा गया था, निर्गुण और सरगुण। और देखिए, निर्गुण को भी 2 पार्ट में बांटा गया था और सरगुण को भी 2 पार्ट में बांटा गया था दोस्तों। आइए देखते हैं। देखिए, निर्गुण मतलब था, निर्गुण का मतलब क्या होता है पहले ये समझ जाइए दोस्तों। जो निर्गुण के अंतर्गत जो कवि आ रहे थे, जो निर्गुण को मान रहे थे, वो कवि का कहने का मतलब था, कहने का दायित्व था कि जिसका कोई आकार ना हो, भगवान यानी कि गॉड का कोई आकार ना हो, उन्हीं को मानते थे। जैसे कि वो पिक्चर को नहीं मानते थे, ये फोटोग्राफी को नहीं मानते थे, कि इसलिए कि देखिए, पिक्चर जो बनाता है कोई मानव ही बनाता है, और जो पिक्चर जो बनाता है कोई मानव ही बनाता है, और कोई जो कला कर रहा है, चित्रकला कर रहा है, जो अपना आर्टिस्ट कला दिखा रहा है भगवान के, जो भिन्न प्रकार के भगवान के रूपों को कर रहा है, उसी को पिक्चर क्लिक करके उसी को पिक्चर बना दिया था, ये भगवान की दर्जा दे दिया था बहुत सारा। वो कवियों का ये मान्य था, इसलिए वो पिक्चर के जो फोटोग्राफी में भगवान का रूप होता है उसको नहीं मानते थे। वो क्या मानते थे कि जो कोई एक अल्लाह या कोई गॉड है, कोई भगवान है जो सब संभाल रहा है। तो देखिए, वो कौन कौन सा कवि है, निर्गुण जो थे, संत काल धारा बोला जाता था। निर्गुण के अंतर्गत जो होता था वो संत काल धारा बोला जाता था। और संत काल धारा के अंतर्गत कौन कौन सा कवि आते थे दोस्तों, पूछ सकता है। तो देखिए, कवि मुख्य रूप से कबीरदास और गुरु नानक होते थे, ठीक ना। ये जो थे कबीरदास और गुरु नानक निर्गुण को मान्य करते थे, यानी कि पिक्चर वाला भगवान को नहीं मानते थे, फोटो को, ठीक है। तो अब देखिए, आइए जानते हैं कबीरदास के कौन कौन सा रचनाएं रचे थे। तो विजक, शबद और रेमनी, ये सब कबीरदास ने रचे थे। आप लोग देखिए, ज्यादा ट्रिक के चक्कर में न पड़ना होगा, इसलिए कि ट्रिक लोग बनाते हैं। तो देखिए, यदि
यदि 3 लाइन का ये है, तीन ठो नाम दिया गया है और यही 3 ठो फिर हम ट्रिक बना दे तो आखिर वो भी 3 शब्द आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग इसी को याद कर लीजिए, बेशक रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ट्रिक में, हिंदी के ट्रिक में कन्फ्यूजन होता है, मैथ तो नहीं है ना। देखिए तो विजक और सबक और रेमनी, रेमनी कौन सा है? कबीरदास का है। और कुछ ऐसा वर्ड होता है जो मिलता जुलता है नाम से। और गुरु नानक का कौन सा है? जपू जी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये सूफी काव्य धारा की कवि है, निर्गुण का ही कवि है, लेकिन ये सूफी काव्य धारा की कवि है। और इनका रचना कौन कौन सा है? तो पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम है, आखिरी कलाम। ओके। और कुतुबुन का कौन सा रचना है? मृगावती। और मंझन का है मधुमावती। और मुल्ला दाऊद का कौन सा है? चंदायन। ये सब जो है, ये जो कवि है और जो रचनाएं रचे हैं सब किसके अंतर्गत आता है? निर्गुण कवि है, लेकिन ये सूफी काव्य धारा की कवि है। और ये सब जो कबीरदास और गुरु नानक जो थे ये संत काल धारा की कवि है, निर्गुण का। ओके। अब आइए जानते हैं सरगुण का कौन कौन सा कवि है और कौन कौन सा रचना रचे हैं। क्वेश्चन पूछेगा ही दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और याद कर लीजिएगा। सरगुण को भी 2 पार्ट में बांटा गया था। देखिए ये सरगुण को जो बोला जाता था कृष्ण काव्य धारा, और ये सरगुण को बोला जाता था राम काव्य धारा बोला जाता था दोस्तों। देखिए अब कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन सा कवि आते थे और क्या क्या रचनाएं रचे हैं उनको देख लिया जाए। और देखिए सूरदास जी जो थे उनका याद करने में बहुत बेटर तरीका है। सूरदास हर कवि अपने जो रचना है सारा रचनाएं में सुर लगाए हुए हैं। देखिए सूरदास जो थे साहित्य लहरी लिखे थे। सुर सागर 95% सुर लगाए हैं। सुर सागर, सुर सरावली, और देखिए सुर सरावली, सुर सागर, तो सूरदास का हो जाएगा, ये आज याद पड़ जाएगा आसानी से आप लोगों को। साहित्य लहरी, ओके, ये सब किसका है? सूरदास का है। देखिए रैदास क्या लिखे हैं? रैदास जी दोहे लिखे हैं। और मीरा क्या लिखी है? मीरा की मल्हार लिखी है। और राग गोविंदा लिखी है और गरवागीत लिखी है। ओके। अब देखिए ये नंदास क्या लिखे? रस मंजरी और विरह मंजरी। और सरगुण का राम काव्य धारा में देखिए कौन कौन सा कवि है। तो एक मुख्य रूप से सरगुण का राम काव्य धारा है, जैसे देखे होंगे तुलसी जी ने लिखे हैं। तो तुलसीदास जो थे यही मुख्य रूप से इस सरगुण का राम काव्य धारा के मुख्य कवि थे तुलसीदास में देखिए कौन कौन सा रचना रचे हैं अपना, इनका महत्वपूर्ण रचनाओं की चर्चा कर दे रहे हैं। देखिए रामचरितमानस, विनय पत्रिका और जानकी मंगल, पार्वत मंगल, वैरवे रामायण और हनुमान बहु, रामलाल नहछू और कृष्ण गीतावली और कवितावली और दोहावली, ये सारा जो रचनाएं हैं वो राम काव्य धारा के अंतर्गत तुलसीदास ने रचा है और सरगुण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इतना आप लोग जान गए। यही सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है भक्ति काल के अंतर्गत ये सारा कवियों ने ये रचनाएं अपना रची है और किस किस काव्य धारा के अंतर्गत रचा है ये भी आप लोग को बता दिए। अब आइए जानते हैं रीतिकाल जानते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं रीतिकाल के बारे में। देखिए रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल बोला गया है। इसको 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी का समय काल रहा है। अब आइए जानते हैं इसका। देखिए रीतिकाल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा बांटा गया 3 भागों में। आइए पहले हम जानते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा का। आइए पहले जान लेते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के मतलब क्या होता है। देखिए रीति रिवाजों को, जो रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत जो कवि आते थे वो रीतियों को बहुत मानते थे रीतियों को। ये आपको मुख्य रूप से बता रहे हैं, जो परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाला है। केशवदास का कौन कौन सा रचनाएं हैं? देखिए कवि प्रिया और रसिका प्रिया और रामचंद्रिका। देखिए रामचंद्रिका जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है रामचंद्रिका, इसलिए कंफ्यूजन हो जाते हैं बहुत सारा स्टूडेंट कि रामचरितमानस रामचंद्रिका। देखिए मिलता जुलता है, रामचंद्रिका या रामचरित्र आएगा। तुलसीदास भी ऑप्शन में रहता है, तुरंत तुलसीदास मार के लोग चले आते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना होगा, रामचंद्रिका, चंद्र समान चंद्रिका आएगा, तुरंत मारिएगा केशवदास। ये पूछ सकता है किसका रचना है तो केशवदास का। यह पूछ सकता है किस काव्य धारा के अंतर्गत आता है तो रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत ये आता है दोस्तों। और विज्ञान गीता भी केशवदास का लिखा हुआ है और रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आता है। सब रीतियों को बहुत मानते थे कवि। और पदाकर क्या लिखे थे? पदाभ्रमण किसका है? पदाकर का। ओके। अब आइए जानते हैं रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा में क्या हुआ? इसका मतलब होता था कि रीतियों को सिद्ध कर देते थे कि क्या कौन सा रीति किस लिए है और किसके कारण से क्या क्या होने वाला सब प्रूफ कर देते थे, रीतियों को सिद्ध कर देते थे ये कवि। जैसे में बिहारी कवि हो गए, बिहारी मोस्ट इंपोर्टेंट है रीति को सिद्ध करने में।
इनका काल कौन सा रचना रचे हैं? तो बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो है बिहारी जी ने ही रचे हैं और ये रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब आइए जानते हैं रीतिमुक्त काव्यधारा। और रीतिमुक्त काव्यधारा का मतलब क्या होता था? ये रीतियों को नहीं मानते थे कि कौन सा रीति क्या होता है, रीतियों को मान्य नहीं करते थे। रीति काव्यधारा के अंतर्गत कौन कौन सा कवि होता है आइए जानिए। देखिए धनानंद, धनानंद जो होते थे रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते थे। इनका रचना कौन कौन सा है? सुजान सागर और धनानंद कविता। और देखिए बोधा, बोधा भी थे और इनका इश्कनामा, इश्कनामा इन्हीं का था। इश्कनामा बोधा जी का था, लिखा हुआ था रचना और ये रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते थे दोस्तों। भाई जानते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देखना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोग एक एक करके देखिएगा आधुनिक काल को। आधुनिक काल महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसलिए कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से क्वेश्चन किया जा रहा है आजकल एग्जामों में। हाँ दोस्तों आइए जानते हैं आधुनिक काल के बारे में। देखिए आधुनिक काल 1850 ईस्वी से लेकर अभी तक आधुनिक काल चल रहा है। अब देखिए आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों युग युग करके बांटा गया है। अब आप लोग को जानना होगा कि युग क्या होता है। तो 12 साल के बाद हमेशा युग बदलता रहता है, या जब जैसा सिचुएशन आता है मॉडर्न सिविलाइजेशन में उसके अनुसार अकॉर्डिंग युग बदलता रहता है। देखिए कैसे आप लोग यहाँ देखकर समझ सकते हैं। ये पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग 1850 से 19 ईस्वी तक चला दोस्तों। ओके, उसके बाद क्या होगा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कब से चला? 19 से 1920 साल तक, मतलब 20 ईयर तक चला, 20 वर्ष तक ये चला द्विवेदी युग। उसके बाद छायावादी युग आ गया। छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी तक चला, मतलब ये भी 16 साल चला दोस्तों। उसके बाद प्रगतिवादी युग आ गया, उसके बाद प्रगति होने लगा, प्रगतिवादी युग आ गया 1936 से 1943 ईस्वी तक चला दोस्तों। इसके बाद हम लोग का देश आजाद होके अब देखिए उसके बाद क्या हो गया? प्रयोगवादी युग आ गया। प्रयोग चलने लगा, एक्सपेरिमेंट होने लगा, उस 1943 ईस्वी से लेकर अभी तक चल रहा है। तो आइए आप सब युग का बारे में बता रहे हैं, डिटेल सब युगों पर अपना कवि अपना रचनाएं रचे हैं और उसके बारे में वितरण किए हैं। देखिए आप पहले जानते हैं भारतेंदु युग। पहले जानते हैं हम लोग भारतेंदु युग। एक एक करके आप लोग को लिस्ट वाइज बता दे रहे हैं दोस्तों, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा होते चला जा रहा है, इसलिए आप लोग को पूरा लिस्ट वाइज सब बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए भारतेंदु युग है जो इसको गद्य काल बोला जाता है, गद्य काल। और ये भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कवि थे बहुत सारा रचनाएं को रचे हैं। अब देखिए इनके बारे में डिटेल कुछ जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में और काशी में हुआ था, यानी कि बनारस में, काशी में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र और इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों 1875 ईस्वी में। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इनका कौन कौन सा मुख्य रचनाएं हैं। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो लिखा है रचनाएं सब बताते रहे आप लोगों को लिस्ट वाइज। देखिए देख लीजिए ध्यान से और याद कर लीजिएगा दोस्तों। प्रेम सरोवर था इनका पहला, दूसरा है प्रेम फुलवारी, तीसरा है प्रेम माधुरी, चौथा है भारत दुंदेसा और पांचवा है सत्य हरिश्चंद्र और छठा है भारत जननी और सातवां है अंधेरी नगरी और आठवां है हरिश्चंद्र मैगजीन्स जो कि पत्रिका होता था और नौवां है हरिश्चंद्र चंद्रिका जो कि पत्रिका होता था और 10वां है कवि वचन शुद्धा पत्रिका भी होता था। यही इनका मुख्य रचना था दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और भारतेंदु युग के अंतर्गत एक और कवि है जो बालकृष्ण भट्ट है। इनका रचना कौन कौन सा है दोस्तों? देखिए मुख्य रूप से पहला जो है हिंदी प्रदीप, ये भी पत्रिका था। दूसरा है बाल विवाह, बाल विवाह भी बालकृष्ण भट्ट जी का ही है। और देखिए और भारतेंदु युग के अंदर कौन सा कवि है? प्रताप नारायण मिश्र भी भारतेंदु युग के अंतर्गत यहाँ आते हैं। इनका मुख्य रूप से कौन कौन रचना है? ब्रह्मांड पत्रिका भी है, यही परीक्षा निबंधन है और विलायत यात्रा इन्हीं का है। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट एक और कवि है जो भारतेंदु युग के अंतर्गत है, लाल श्रीनिवास दास है। वो पहला है, जैसे में पहला कौन सा रचना रचे हैं अपना? सदा दर्शन, ये भी पत्रिका था सदा दर्शन। परीक्षा गुरु एक उपन्यास था दोस्तों जिन्होंने लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था। और देखिए एक और है भारतेंदु युग के अंतर्गत बद्री नारायण चौधरी ने अपना रचनाएं रची हैं। ये पहला रचना इनका रहा है आनंद कदाम्बिनी, ये पत्रिका था। भारत सौभाग्य, ये भी नाटक था एक। भारत सौभाग्य जो नाटक किसने लिखा है? तो बद्री नारायण चौधरी जी ने लिखा है और वो भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि गद्यकाल के अंतर्गत। अब आइए जानते हैं द्विवेदी युग के अंतर्गत कौन कौन कवि कौन कौन सा रचनाएं रचे हैं अपना। हाँ दोस्तों देखिए द्विवेदी युग के अंतर्गत जो महान कवि है महावीर प्रसाद द्विवेदी
द्विवेदी जी ने अपनी रचनाएं रची थी, जो कि पहला है सरस्वती जो कि पत्रिका था दोस्तों, और नाट्य शास्त्र जो था वो कालिदास और उनकी कविता हिंदी भाषा की उत्पत्ति था। ये सब उसका उत्पत्ति था। और आइए दूसरा जानते हैं देवकीनंद खत्री। देवकीनंद खत्री जो थे इन्होंने चंद्रकांत और भूतनाथ इन्होंने ही लिखा था। देवकीनंद खत्री जी ने लिखे थे और द्विवेदी युग के अंतर्गत लिखे थे दोस्तों। और सरदार नारायण पुरु सिंह भी द्विवेदी युग के अंतर्गत आते थे। और कौन कौन सा अपने रचनाएं रचे थे ये भी जान लेते हैं हम लोग। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता और मजदूरी और प्रेम की पवित्रता इन्होंने लिखे थे सरदार पुरु सिंह जी ने। अब देखिए बाबू श्यामा सुंदर दास जी द्विवेदी युग के अंतर्गत कवि थे। ये लिखे थे साहित्य आलोचन, रूपक, रहस्य और हिंदी भाषा की विकास। अब आइए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी जो थे वो द्विवेदी युग के अंतर्गत एक महान कवि के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने देखिए क्या लिखे थे, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचौटी देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, पंचौटी याद कर लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ है और ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आता है। जयद्रव्य वध था और विष्णु प्रिया था और मेघनाथ का वध जो था इन्होंने लिखा था। मैथिली शरण गुप्त जी ने द्विवेदी युग के अंतर्गत ये आते हैं कवि। देखिए अब एक था अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका नाम था हरिऔध निक नेम था। देखिए इनका कौन सा मुख्य रूप से रचना था, प्रिय प्रवास था और परिजात और प्रिय प्रवास किसने लिखा था, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इनका। और एक था हरिऔध और ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। हाँ दोस्तों, सभी काल का जितना आप लोग को रचनाएं बताया गया और कौन कौन सा कवि रचे उस रचनाएं को इशारा बताया गया, इशारा आप लोग काल के अकॉर्डिंग, युग के अकॉर्डिंग सब आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद आप लोग को छायावादी युग और प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग का कवि और रचनाओं के बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तब तक आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।